नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 29। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बात करी जाए तो। सर ये जो चैप्टर है ये है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जी हाँ, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगर इस चैप्टर की बात करी जाए बोर्ड में इस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स का है, मिनिमम 6 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज है आपके। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत हैं। ये पूरा चैप्टर अगर बात करी जाए तो न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें कुछ क्वेश्चन थ्योरी पे भी बेस आते हैं। वो जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है वो हम लोग पहले न्यूमेरिकल्स करने के बाद में एंड में थ्योरी बेस्ड पे क्वेश्चंस पे आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये जो चैप्टर है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ये क्या है। सर हम लोगों ने नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि नेशनल इनकम रेफर्स टू sum total of factor income earned by normal residents of a country during an accounting year। हमने ये पढ़ा। सर नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेट करने के लिए सर हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर तीन अलग अलग मेथड्स गिवन है। हमारे पास चैप्टर में तीन अलग अलग मेथड्स गिवन है, पर उन तीनों मेथड्स को देखने से पहले ये जानते हैं कि सर वो तीन मेथड्स आखिर आए कहां से। हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप सभी लोगों को याद होगा हमने टॉपिक पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वो टॉपिक क्या था एक बार याद बताऊं। सर एक सेक्टर होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर। सभी लोगों को याद आ रहा होगा प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज लेता है। क्या लेता है? फैक्टर सर्विसेज लेता है। और इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? फैक्टर पेमेंट्स करता है। क्या करता है? फैक्टर पेमेंट्स। बहुत ध्यान से सुनना। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है? हाउस होल्ड से सर्विसेज ले रहा है और उन सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट्स करता है। और प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर किए वो अवेलेबल करवाता है किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। गुड्स एंड सर्विसेज ये किसको अवेलेबल करवाएगा? हाउस होल्ड सेक्टर को। तब हाउस होल्ड सेक्टर को जो भी गुड्स मिलते हैं इसके बदले में हाउस होल्ड क्या करता है? इन्हें पैसा देता है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से सुनना। ये हम लोग बोल चुके हैं सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू अनब्रोकन सर्कुलरिटी ऑफ रियल फ्लोज एंड मनी फ्लोज इन द इकोनॉमी। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है? रियल फ्लोज और मनी फ्लोज की अनब्रोकन सर्कुलरिटी। इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ध्यान से देखो तो पता चलेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक ऐसा व्हील है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? एक ऐसा व्हील है जिसमें एक वर्ल्ड की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफाइन होती है। या यूं कहूं कि ये जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन्हें डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है बताता हूं। ये एक ऐसा व्हील है जो इकोनॉमिक जिसके अराउंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? हमारी रिवॉल्व होती है। कैसे रिवॉल्व होती है बताता हूं। सर हमारी जो ये बात करें कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाली डेफिनेशन है कि इट रेफर्स टू अनब्रोकन सर्कुलरिटी ऑफ रियल फ्लोज एंड मनी फ्लोज। इस डेफिनेशन को अगर एक बार साइड में रखा जाए, एक बार सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझा जाए एक्चुअल में क्या है, तो देखना क्या निकलता है। सर प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? सर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। ये तो हमने पढ़ा है कि प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। ये गुड्स एंड सर्विसेज इसने किसको दिए? हाउस होल्ड सेक्टर को दिए। ठीक है सर। पर ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज लेनी पड़ी थी, जिसके बदले में इसने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स किए। गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए फैक्टर सर्विसेज ली और इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या दिया? फैक्टर पेमेंट्स। तो सर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या हुआ? इनकम रिसीव हुई। क्या हुई? इनकम्स। यू गए फैक्टर इनकम्स रिसीव हुई। क्या रिसीव हुई बेटा? फैक्टर इनकम्स। प्रोड्यूसर ने जब गुड्स बनाए वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बदले में अगर हम बात करें कि फैक्टर सर्विसेज का जो पेमेंट हुआ, फैक्टर पेमेंट, वो किसको मिल रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर को। तो ये इनकम जनरेट हुई, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अब ये जो इनकम जनरेट हुई, इस इनकम को खर्च करेंगे गुड्स और सर्विसेज पे। कौन? कंज्यूमर्स। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ। अभी सुनना क्या हो रहा है। यहां प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है? गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है। उस गुड्स के प्रोडक्शन के बदले में इसने क्या दी थी? इनकम दी थी। क्यों? प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर सर्विसेज ली तो यहाँ पे इनको इनकम मिली, तो ये फैक्टर इनकम जनरेट हुई। यहाँ पे क्या जनरेट हुई? फैक्टर इनकम्स। नेक्स्ट अब हाउस होल्ड ने क्या किया? इन गुड्स के बदले में खर्चा किया, तो वो कौन सी एक्टिविटी? एक्सपेंडिचर वाली एक्टिविटी।
अब अगर इस पूरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ध्यान से देखा जाए तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें 3 फेज बताता है, इकोनॉमी के 3 अलग अलग फेज बताएगा। पहला इसको बोलते हैं फेज ऑफ प्रोडक्शन। पहला फेज क्या है? प्रोडक्शन वाला। कौन सा फेज है? प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये। नेक्स्ट सेकंड फेज हुआ सर इनकम। सेकंड फेज में क्या हो रही है? इनकम जनरेट हो रही है। थर्ड फेज अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। थर्ड फेज में क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से देखना, हमने क्या किया, पूरी इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के हिसाब से 3 अलग अलग फेज में बांट दिया। एक फेज में प्रोडक्शन हो रहा है, एक फेज में इनकम जनरेट हो रही है और एक फेज में क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर। अब जब हम लोगों को नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की बोला जाए तो आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए किसी भी फेज से कैलकुलेट कर सकते हो। चाहे तो आप प्रोडक्शन वाले फेज को यूज करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, चाहे आप सेकंड फेज इनकम वाले को यूज करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, चाहे आप थर्ड फेज एक्सपेंडिचर को यूज करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करो। नेशनल इनकम का ये मतलब नहीं हुआ कि आप तीनों को टोटल करके इनकम निकालो। तीनों अलग अलग एक्टिविटीज है, तीनों अलग अलग ब्रांचेस है सर इकोनॉमी की। एक जगह प्रोडक्शन हो रहा है, एक जगह इनकम जनरेट हो रही है और एक जगह खर्चा हो रहा है। तीनों में आप अलग अलग नेशनल इनकम निकाल सकते हो और जनरली देखा जाएगा तीनों सेक्टर से जो नेशनल इनकम निकलेगी तीनों फेजेस में वो बराबर आएगी। आया समझ में? अब ये जो तीनों फेजेस हैं, इन तीनों फेजेस के बेसिस पे ही हमारे 3 मेथड बने हैं। पहला मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, वो कहलाता है वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड फेज के अकॉर्डिंग हमारा जो मेथड बना वो कहलाता है इनकम मेथड। कौन सा मेथड? इनकम मेथड। नेक्स्ट थर्ड फेज में जो मेथड बना उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड बना वो? एक्सपेंडिचर मेथड। 3 अलग अलग फेज है। पहले फेज में प्रोडक्शन हुआ तो वैल्यू एडेड मेथड नाम दिया, सेकंड फेज में इनकम जनरेट हुई तो मेथड को इनकम मेथड नाम दिया और थर्ड फेज में एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसको नाम क्या दिया? एक्सपेंडिचर मेथड। तो 3 अलग अलग मेथड आ गए। इन तीनों अलग अलग मेथड से आप इनकम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहला वाला मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। आप में से अगर किसी को नोट डाउन करना है तो एक बार फास्ट इसे नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके फास्ट। अब हम बात करेंगे मेथड्स में। सबसे पहला मेथड लेंगे वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड से जब हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे, देखो मैंने एक चीज आपको बोली कि लोग जनरली नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? जीडीपी को बोलते हैं। जीडीपी एमपी बोला जाता है। लोग जनरली नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? जीडीपी एमपी। हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि सर जीडीपी एमपी हमारी नेशनल इनकम नहीं है, हमारे नेशनल इनकम क्या है? एनएनपीएफसी। तो हमारे को जब कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, वो क्या कैलकुलेट करना होगा? अगर नेशनल इनकम पूछा है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? एनएनपीएफसी। क्या फाइंड आउट करना है? एनएनपीएफसी। ये हमारी नेशनल इनकम होती है, ठीक है। अगर बात करें वैल्यू एडेड मेथड की, तो वैल्यू एडेड मेथड जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमारे को मिलेगा वैल्यू एडेड। क्या मिलेगी हमारे को? वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड कैसे निकलता है? वैल्यू एडेड निकलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू एडेड का मतलब क्या हुआ? वैल्यू एडेड का मतलब होता है, अगर बात करी जाए तो एग्रीगेट्स की टर्म में, इसको बोलते हैं जीडीपी एमपी। क्या बोलते हैं इसको? जीडीपी एमपी। देखो वैल्यू एडेड मेथड वाली है, पर यहां से सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे आप? जीडीपी एमपी। कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। बहुत इजी फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। अब आउटपुट की बात करी जाए, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसा आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसा आएगा? ध्यान से सुनना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर क्वेश्चन में आपको सेल्स दे रखी है और चेंज इन स्टॉक दे रखा है तो डायरेक्ट प्लस करो। अगर क्वेश्चन में सेल्स नहीं दे रखी है तो हम क्या करेंगे? सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। कैसे निकलेगा सेल्स का अमाउंट? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। क्लियर है? नेक्स्ट
चेंज इन स्टॉक की बात करी जाए, क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दे रखा तो निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा क्या होगा चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कैसे निकलेगी, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, और चेंज इन स्टॉक अगर फाइंड आउट करना तो कैसे करोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। आया यहां तक समझ में, ठीक है। बात करते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स की। देखो जनरली वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्या है, या इसका दूसरा नाम इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी आपको गिवन हो सकता है। क्या गिवन हो सकता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब क्या होगा, मान लीजिए आपको मिठाई बनानी थी, मिठाई बनाने के लिए आपने क्या किया, शक्कर, दूध, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इनको यूज करके मिठाई बनाई, तो शक्कर की, दूध की और ड्राई फ्रूट्स वगैरह की जो वैल्यू है उसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। आई बात समझ में, 500 रुपए की मिठाई बनी, सामान 300 रुपए का लगा, तो वैल्यू एडेड कितना हो गया 200। 500 रुपए की मिठाई बेची, उसमें सामान 300 का है, तो कितना हो गया वैल्यू एडेड 200। तो ये जो अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या शो करता है कि आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना किया। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम अगर आपको नहीं गिवन हो तो कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स प्लस वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। आपने जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया वो ले लो, और आपने अगर कोई इंपोर्ट कर रखा है, हम एक्सपोर्ट तो सेल्स के साथ ले रहे हैं, तो इंपोर्ट कहां पे लेंगे, रॉ मटेरियल परचेज वगैरह के साथ में लेंगे। आई बात समझ में, वापस ध्यान से सुनना। आउटपुट में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स के साथ में डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होता है तो आप लोग वैल्यू ऑफ इंपोर्ट देख लो, इंपोर्ट कितनी है और रॉ मटेरियल का परचेज कितना है, दोनों को ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। इंपोर्ट हमारे पास सामान आया होगा दुकान में तो वो इंपोर्ट हो गया, और हमने जो भी रॉ मटेरियल खरीदा वो भी हमारे लिए क्या हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। इंपोर्ट जो सामान आया वो हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, और ये भी क्या हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स। तो इन दोनों को टोटल कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी इंटरमीडिएट गुड्स की। क्लियर है, ठीक है। यहां तक तो बात हुई कि जीडीपी एमपी, पर सर खेल यहां खत्म नहीं हुआ, हमारे को फाइंड आउट तो क्या करना है, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम निकालनी है, एनएनपीएफसी फाइंड आउट करना है सर। ध्यान से देखना बच्चों, एनएनपीएफसी कैसे आएगा, हमारे पास क्या कैलकुलेट करके पड़ा हुआ है, जीडीपी एमपी। यहां से शुरू करते हैं जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी से इधर आना है, नेशनल एनएनपीएफसी पे आना है। सबसे पहले नीचे नीचे देखो, एमपी है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, प्राइस से कॉस्ट पे आना है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस किया, ठीक है सर, ये एमपी कन्वर्ट हो गया एफसी में। नेक्स्ट ये डोमेस्टिक है, चाहिए क्या नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल, तो प्लस करना पड़ेगा सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम लोगों ने पिछले वाले एक चैप्टर के अंदर देखा था डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं, ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाते हैं। अगर नहीं देखा है तो प्लीज पिछली वाली वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट ग्रॉस है, चाहिए नेट, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्लियर, इतना सा किया, आपको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम मिल जाएगी एनएनपीएफसी। वापस देखना क्या किया, हमारे पास मार्केट प्राइस है, हम इधर से जाएंगे इधर, ये फाइंड आउट करना, इधर पहुंचना है हमारे को, तो यहां से शुरू करेंगे, एमपी से शुरू किया, एफसी पे जाना है, मार्केट प्राइस से कॉस्ट पे आना है, तो कुछ माइनस होगा, क्या माइनस होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। हम डोमेस्टिक पे है, नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल बढ़ाना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस। आया आप सभी लोगों को समझ में। अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो के अंदर ये जो हम लोगों ने बताया था, जहां पर हम लोगों ने एग्रीगेट्स के बारे में बात करी थी कि नेट से ग्रॉस पे कैसे आते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे अगर आते हैं, नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जरूर देखना उसको। यहां तक अगर आप में से किसी ने नहीं लिखा अभी, फटाफट लिख लो एक बार, मैं एक बार वो भी आपको वापस नहीं बता देता हूँ फास्ट।
एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि ये सब फॉर्मूलाज में जो ग्रॉस से नेट पे जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं, कैसे होता है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ये इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रॉस से अगर नेट इन्वेस्टमेंट पे आते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस, और नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल पे आ रहा है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होगा, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है कम करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कॉस्ट से प्राइस पे आना है, कुछ बढ़ाते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और प्राइस से कॉस्ट पे आते हैं माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलेगा, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करी जाए कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये अगर आप लोगों में से किसी ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज इसे फास्ट लिख लीजिए, ये बहुत काम आएगा आगे जाके, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोगों ने बात करी केवल फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम आने वाली वीडियो में करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, आप लोगों को घर पे बैठ के वो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं। तब तक के लिए आशा करता हूं कि आप अपने घरों पे सेफ होंगे, घर में ही रुकिए, बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलिए। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।